everyone, in this video we are going to read about the first topic of pathology, that is cellular adaptations, and I will first cover the first type of cellular adaptation in this video. So first of all, what is a cellular adaptation? Whenever there is any type of stress, किसी भी type का stress हमारे किसी भी body के cell पे जब होता है, that is any type of stress, may it be physical stress, may it be due to some chemical, फिजिकल किसी चीज़ की वजह से या फिर केमिकल्स की वजह से स्ट्रेस हो, लाइक एसिड्स, एंड फिजिकल स्ट्रेस ड्यू टू मे बी वर्क ओवरलोड और मे बी ड्यू टू ट्यूमर्स और एनी टाइप ऑफ फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस व्हेनेवर आवर बॉडी की किसी भी सेल पे होता है, द सेल ट्राइज टू व्हाट, इट ट्राइज टू अडेप्ट। वो चाहता है कि हम अडेप्ट करें इस कंडीशन को झेलने के लिए, इस कंडीशन से उबरने के लिए। तो द सेल ट्राइज टू व्हाट, द सेल ट्राइज टू अडेप्ट फ्रॉम द कंडीशन। इस कंडीशन में सेल चाहता है कि वो अडेप्ट कर जाए। अडेप्ट कर जाए फॉर व्हाट, इट ट्राइज टू अडेप्ट फॉर सर्वाइवल। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए अडेप्ट करना चाहता है, ठीक है, ट्राइज टू अडेप्ट फॉर इट्स सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल के लिए वो अडेप्ट करना चाहता है। अगर लेकिन हमारा स्ट्रेस जो है कॉन्टिन्यूसली उसमें आता जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेस इज इवन नॉट स्टॉपिंग नाउ। जब वो सर्वाइवल करने के लिए हमारे यहाँ पे अडेप्ट हो रहा था, तब भी अगर हमारा यहाँ पे स्ट्रेस जो है कॉन्टिन्यूसली ऑन द सेल फॉल कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन इन दिस कंडीशन, यहाँ पे जो अडेप्टेशन के लिए ट्राई कर रहा था वो अडेप्टेशन नहीं हो पाएगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन व्हाट, दिस विल रिजल्ट इन सेल इंजरी, दिस विल रिजल्ट इन अ कंडीशन दैट इज सेल इंजरी, ठीक है, दिस विल रिजल्ट इन सेल इंजरी, ओके। एंड द सेल इंजरी हो जाने की वजह से वो हमारा क्या अंडरगो करेगा, cell death, that will result in cell death. So this is the overall chronology that we have when a cell faces stress, ठीक है। तो फिजिकल या केमिकल जो भी हो अडेप्ट करने की कोशिश करेगा। अडेप्टेशन में भी हमारा सेल सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट कर रहा है, लेकिन द स्ट्रेस इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग ऑन द सेल, एंड दिस विल रिजल्ट इन व्हाट, दिस विल रिजल्ट इन कंटिन्यूअस सेल इंजरी, एंड दैट विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट, सेल डेथ। और बट वी नीड टू रिमेंबर दैट दिस अडेप्टेशन व्हाट वाज टेकिंग, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस अगर हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, फॉर सर्वाइवल, बट इफ इन दिस कंडीशन उसने अडेप्ट किया एंड हमने उसका स्ट्रेस जो है वो रिमूव कर दिया, फिजिकल और केमिकल वट एवर स्ट्रेस इज, देन द व्हाट इट विल रिजल्ट इन दिस कंडीशन में ये हमारा नॉर्मल सेल वापस बन जाएगा। इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम नॉर्मल सेल अगेन। तो वी कैन से दैट सेलुलर अडेप्टेशंस आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक है। सेलुलर अडेप्टेशन इज व्हाट, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। सेलुलर अडेप्टेशन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। सेलुलर अडेप्टेशंस आर व्हाट, दे आर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन, तो वी आर हैविंग मेनली 4 टाइप्स ऑफ सेलुलर अडेप्टेशंस, ठीक है। वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ सेलुलर अडेप्टेशन, द फर्स्ट, द सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ। 4 major type of the cellular adaptations are present in our body to cope up with the situation that is a drastic situation. The first one is known by the name of hypertrophy, ठीक है, hypertrophy is the first situation. The second one is hyperplasia. The third one is metaplasia. The fourth one is atrophy. So we are having what? First one is hypertrophy, hyperplasia, metaplasia and atrophy. So these are the 4 types of the cellular adaptations our body have. In this lecture we are going to first read about hypertrophy. We will mainly focus on what? We will focus on hypertrophy, ठीक है। हाइपरट्रोफी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हाइपरट्रोफी है क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाइपरट्रोफी, ठीक है, व्हाट हाउ डू यू डिफाइन हाइपरट्रोफी। तो हाइपरट्रोफी जो होता है, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द सेल साइज, ठीक है, सेल का जो साइज है उसमें इंक्रीज होगा इन हाइपरट्रोफी, दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गन। द सेल साइज जो है हमारे एक ऑर्गन के इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द ऑर्गन्स और टिश्यू साइज। जिस भी ऑर्गन या जिस भी टिश्यू का वो सेल्स हैं जो कि हमारे यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, तो उनकी साइज में जब इंक्रीज होगा तो दैट विल रिजल्ट अल्टीमेटली इन द इंक्रीज ऑफ द ऑर्गन का साइज, ठीक है। ऑर्गन एंड टिश्यू का साइज भी इसकी वजह से इंक्रीज करेगा। सो ड्यू टू इंक्रीज, एंड व्हाट इज द हाउ द सेल साइज इज इंक्रीजिंग, द सेल साइज इज इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन द प्रोटीन की प्रोडक्शन की वजह से सेल का साइज इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज प्रोटीन प्रोडक्शन की वजह से सेल का साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो दैट इज हाइपरट्रोफी का बेसिक डेफिनेशन एंड व्हाट वी नो अबाउट हाइपरट्रोफी। नाउ वी हम लोग इसके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे एंड हाउ डज इट टेक प्लेस एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड हाइपरट्रोफी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कुड डिवाइड हाइपरट्रोफी इनटू 2 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, फर्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी एंड द सेकंड वन इज पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल, एज यू नो फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि जो हमारे मतलब हार्मफुल नहीं है, इट्स नॉट, इट्स फिजियोलॉजिकल, दैट इज नॉर्मल बॉडी के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। बट पैथोलॉजिकल, दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज नॉट नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग, दैट इज समथिंग व्हिच कुड रिजल्ट इन एनी डिजीज, जो कि डिजीज कॉज कर सकता है, कोई बीमारी कॉज कर सकता है, दैट इज द पैथोलॉजिकल। सो फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स में अगर हम लोग देखते हैं
बट बिफोर दैट वी नीड टू रिमेंबर व्हाट इज द स्टिमुलस. ठीक है, स्टिमुलस क्या होता है? तो यहाँ पे किसी भी टाइप के हाइपरट्रोफी के लिए व्हाट इज द स्टिमुलस? द स्टिमुलस फॉर एनी हाइपरट्रोफी इज ओनली एंड ओनली मैकेनिकल लोड. ठीक है, मैकेनिकल लोड जो हो जाएगा दैट इज द स्टिमुलस. तो मैकेनिकल लोड इज द ओनली स्टिमुलस, और जो हमारा ग्रोथ फैक्टर में इंक्रीज इज द मेन स्टिमुलस दैट इज अवेलेबल फॉर द हाइपरट्रोफी. अब हम लोग इसके अगर फिजियोलॉजिकल में देखें तो व्हाट आर द एग्जांपल्स इन फिजियोलॉजिकल? तो पहला एग्जांपल हो जाएगा यूटेरस में जो हाइपरट्रोफी होता है. यूटेरस जो है दैट इज द child bearing organ in the female that shows hypertrophy in the pregnancy. जब हमारा fetus जो है that is acting as a mechanical stimulus. तो fetus is acting as a mechanical stimulus, and this mechanical stimulus that is fetus is causing the uterus to undergo what? ये हमारा uterus की hypertrophy करा रहा है, hypertrophy ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो यहाँ पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज कॉजिंग द फीटस की हाइपरट्रोफी. ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द हाइपरट्रोफी ऑफ द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल एंड इट इज एन एग्जांपल इन द कैटेगरी ऑफ फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी. द सेकंड एग्जांपल एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट यू ऑल नो, जो कि सब लोग जानते होंगे, दैट इज स्केलेटल मसल का हाइपरट्रोफी. तो स्केलेटल मसल हाइपरट्रोफी इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल बिकॉज दोज पर्सन्स हु आर गोइंग टू जिम मे बी नोइंग इट वेरी वेल. बिकॉज जब हम लोग वर्क लोड बढ़ाते हैं, ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज द वर्क लोड, ठीक है, वर्क का हम लोग लोड बढ़ाएंगे तो दैट विल लीड टू वॉल, दैट will lead to increased हमारा यहाँ पे हमारा होना चाहिए strength of the muscle. तो strength of the muscle कैसे बढ़ेगा? तो they will increase the size of the muscle. ठीक है, the body tries to increase the size of the muscle and that will cause what? यहाँ पे workload by what? Exercise हो जाएगा, exercise induced, or we can say it to be gymming की वजह से. So this will result in skeletal muscle की hypertrophy. That is also an example of physiological hypertrophy. Now we will read about the examples of pathological hypertrophy. तो नाउ वी विल रीड अबाउट एग्जांपल्स ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी. तो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी के अगर एग्जांपल्स में देखें तो व्हाट आर द थिंग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगोलॉजिकल हाइपरट्रोफी. तो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी में फर्स्ट वी विल सी अबाउट द कार्डिक मसल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है, वी विल मेनली फोकस आवर डिस्कशन ऑन कार्डियक मसल. तो कार्डियक मसल पे वी विल फोकस आवर डिस्कशन. ठीक है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल. तो लेफ्ट वेंट्रिकल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं. तो व्हाट इज द थिंग दैट विल अकर इन लेफ्ट वेंट्रिकल? तो इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज द प्री लोड. ठीक है, preload. तो preload as you have read in the physiology, and then we have afterload. This is also you have read in the physiology. So preload is the load that is present on the heart musculature before the heart has pumped the blood. That is, it depends, it is directly proportional on what? It is directly proportional on end diastolic volume. So preload is directly proportional to end diastolic volume, and afterload is directly proportional to total peripheral resistance. जो हमारे systemic, हमारे जो vessels हैं, systemic arteries है, उसका क्या resistance है to the flow of the blood, that is known by the name of total peripheral, periphery में होने वाला resistance. And this is the end diastolic, diastole of the heart के बाद जो volume of the blood is present in the ventricle, that is known by the name of end diastolic volume. So end diastolic volume and total peripheral resistance. For example, in cases in which there is increase in preload बढ़ गया, तो what will happen in this condition? For example, like this may be the ventricle of the heart. So this may be the ventricle of the heart. When the preload increase, the pressure, or we can say the volume, ठीक है, this is known by the name of what? So in this condition what happens? The volume increases क्योंकि end diastolic volume is directly proportional. ठीक है, it's the volume. This will cause increase in the volume of the blood in the heart. That will cause what? यहाँ पे इस एरिया में हमारा क्या होगा? प्रेशर, मतलब वॉल्यूम की वजह से फोर्स या फिर लोड, मैकेनिकल लोड जो होगा वो बढ़ेगा. तो दिस विल कॉज व्हाट? इस पोर्शन का हमारा ऑफ द वेंट्रिकल इट विल अंडरगो हाइपरट्रोफी. ठीक है, दिस विल अंडरगो हाइपरट्रोफी. एंड दिस विच टाइप ऑफ हाइपरट्रोफी इट इज? एक साइड का हो रहा है, सिर्फ नीचे का हो रहा है. देखो, इट इज नोन बाय द नेम ऑफ एसेंट्रिक हाइपरट्रोफी. So, what are the conditions in which preload is increasing? तो preload is increasing in the condition of aortic regurgitation and the heart failure. तो हम लोग second condition की बात करते हैं जब total peripheral resistance has increased. For example, this is our heart. ये हमारा heart का chamber है, that is ventricle का chamber. When the total peripheral resistance, this is the aorta. तो total peripheral resistance जब हमारा बढ़ गया है, तो in this condition what will happen? The overall pressure, जो overall हमारा heart को pressure लगाना पड़ रहा है इस blood को pump करने के लिए, that would be greater and greater. This will result in what? यहाँ पे there would be increased pressure काफ़ी ज़्यादा हमारा होगा. दैट विल रिजल्ट इन यहाँ पे हमारा पूरा का जो हार्ट का हर साइड का जो मसल होगा, दैट इज कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी वुड अकर इन दिस कंडीशन. जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, इन दिस कंडीशन व्हाट विल रिजल्ट? यहाँ पे कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी विल अकर. विच टाइप ऑफ हाइपरट्रोफी विल अकर? कंसेंट्रिक. दैट इज चारों बगल का हाइपरट्रोफी इस कंडीशन में हो जाएगा. एंड क्योंकि यहाँ पे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ प्रेशर. और ठीक है, दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ प्रेशर ओवरलोड, एंड दैट इज वॉल्यूम ओवरलोड. यहाँ पे वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से यहाँ पे हुआ है द हाइपरट्रोफी दैट हैज टेकन प्लेस. एंड यहाँ पे किस
वजह से हुआ, यहाँ पे प्रेशर के बढ़ने की वजह से हुआ, देखो इट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ प्रेशर ओवरलोड हाइपरट्रोफी। ठीक है, प्रेशर ओवरलोड हाइपरट्रोफी के नाम से इसको जानते हैं। तो दिस वाज अबाउट द लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ ऑन द हार्ट मसल इफ वी टॉक अबाउट द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट, इफ वी टॉक अबाउट द राइट वेंट्रिकल, सो इन द राइट वेंट्रिकल ऑल्सो द सेम थिंग कुड अकर, प्रेशर में इंक्रीज होने की वजह से हाइपरट्रोफी हो सकती है एंड वॉल्यूम में इंक्रीज होने की वजह से हाइपरट्रोफी हो सकती है। ठीक है, तो प्रेशर में इंक्रीज होने की वजह से जो हाइपरट्रोफी होगी, क्यों होगी, तो रीजन क्या हो जाएगा इसका, तो ड्यू टू प्रेशर कब इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेगा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की कंडीशन में, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। जब पल्मोनरी आर्टरी में हमारा हाइपरटेंशन हो जाएगा, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। सो जब पल्मोनरी आर्टरी में हमारा हाइपरटेंशन हो जाएगा तो देयर वुड बी इंक्रीज्ड प्रेशर। ठीक है, इंक्रीज प्रेशर होगा इस ब्लड को पंप करने के लिए टू दी लंग्स। ठीक है, जब लंग्स में पंप करने के ज़्यादा होगा तो दैट विल रिजल्ट इन प्रेशर ओवरलोड एंड यहाँ पे हाइपरट्रोफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल, दैट इज कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। ठीक है, कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी वुड टेक प्लेस एंड इन दिस कंडीशन वॉल्यूम कब बढ़ेगा, तो इन दी कंडीशन ऑफ पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। ठीक है, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन का मतलब होता है लौट आना। ठीक है, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो भी ये ब्लड को पंप कर रहा है, अगर वो रिगर्जिट, यहाँ पे वॉल्व का प्रॉब्लम है, वॉल्व इश्यू है, देन इट विल रिगर्जिटेट बैक टू द राइट वेंट्रिकल एंड दैट विल रिजल्ट इन व्हाट, दैट विल रिजल्ट इन यहाँ पे eccentric hypertrophy of the right ventricle. So this is all about the pathological hypertrophy and how does it take place. So hypertrophy, first of all we need to remember hypertrophy is not a seeding soil for the cancers. ठीक है, hypertrophy cannot cause cancer, that we need to remember. ठीक है, hypertrophy cannot cause cancer, किसी भी organ की hypertrophy है वो हमारे कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर नहीं हो सकती, cannot cause cancer. हाइपरट्रोफी कैनॉट कॉज कैंसर्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, नाउ सम विल से कि हाउ इट इज एक्टिंग एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट्स। तो मैकेनिज्म की बात करेंगे तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, तो अगर मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में हो जाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हमारा स्टिमुलस आएगा, the stimulus is responsible for causing, वो क्या करेगा हमारा, this will result in two pathways का activation, the first pathway and the second pathway. It will stimulate first pathway, second pathway. First pathway is G protein coupled receptor pathway, GPCR pathway को ये activate करेगा. Second ये phosphatidyl inositol triphosphate that is PIP3 pathway को stimulate करने के लिए responsible होगा. It will stimulate GPCR and it will stimulate phosphatidyl inositol triphosphate pathway. तो यहाँ पे देखिए तो it is a pathological pathway. जितने भी pathological hypertrophy होगी इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, जितने भी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में जो है GPCR pathway is activated and phosphatidyl inositol triphosphate pathway is activated in the physiological conditions. It is activated in what? It is activated in the physiological conditions. So this is very important to remember. Both will do what? Both have a same pathway. ये they will increase the transcription factor. Transcription factor को increase करेंगे. That is which, what is the transcription factor? तो वो transcription factor का नाम है MEP2. MEP2. This you need to remember. This is very important. They will increase the transcription factor that is known by the name of MEP2 and इसको हम लोग बोलते हैं myocyte. That is muscle के cell. Myocyte enhancer factor. उसको एनहांस करने वाला फैक्टर, सिंस यहाँ पे साइज बड़ा हो रहा है, मायोसाइट एनहांसर फैक्टर. दिस ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल इंक्रीज द ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन ऑफ देयरफॉर इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस वुड अकर. It will result in increased protein synthesis. Second thing, what will they will do? They will convert the alpha myosin. Alpha myosin would change to beta myosin. तो जो भी हमारे मसल में हाइपरट्रोफी हो रही है, the alpha myosin that is an adult myosin and beta myosin is an, it is what, it is infant's myosin fibers. So the alpha myosin changes to what, the alpha myosin fiber in these conditions changes to the beta myosin fiber. So this results in what? This also results in increase in the growth factor and which increases the hypertrophy cycle. So this is all about hypertrophy, and in the next video we will read about the next type of the cellular adaptation, that is the hyperplasia. ठीक है, in the next video